जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री से सब जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं सब बताया हूं। बहुत ज्यादा जितना महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया हूं। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है बस यही मेरे वीडियो को देख लेगा तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा पार है। तो आज कुछ और महत्वपूर्ण लेकर आया हूं जो लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है। ये जान लीजिए कि यही प्रश्न आए ही हैं। जितने 7-8 सेट बनते हैं ये 10-12 प्रश्न इन्हीं 8 सेटों में आएंगी। तो ध्यान देना, बहुत गौर से इसे समझना। जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, स्पष्ट कीजिए कि Cu प्लस आयन जलीय विलयन में अस्थायी क्यों है ना? क्यों नहीं है, क्यों है ना? क्यों नहीं होते हैं? अब देखिए, जब जलीय विलयन का होता है एक प्रश्न यही कॉपर का ही आएगा, यही Cu ही आएगी, है ना? कैसे क्यों होती है? देखो, मैंने एक बार बताया था, जब जब 2Cu आयन को जलीय विलयन कराया जाता है तो Cu आयन प्लस हो जाता है ना? प्लस 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 2E ऋणायन निकलता है ना? जब ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं हमारी तो ये जो Cu2 आयन 2 प्लस है, तो जब इस पर कोई 2 आयन और प्लस Cu बिना आयन के अब ये निकलता है, तब इस प्रक्रिया में हमारा क्या होता है भाई? देखो, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाती है ना? अब इसकी अपेक्षा जब ये विद्युत ऋणात्मक हो गई तो ऋणात्मक हो गई तो इसकी मान कम हो जाती है। जब इसकी मान कम हो गई इसीलिए यह जल में जलीय विलयन में अस्थायी नहीं हो पाता, है ना भाई? देखो, इसकी पावर इसकी अपेक्षा ये ज्यादा है, ये विद्युत ऋणात्मक हो गई, है ना? विद्युत ऋणात्मक हो गई। अब ऋणात्मक होने के कारण जब इसमें कॉपर अलग निकल रहा है, अलग बन रहा है, तो ये कमजोर पड़ गई ना, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। इसीलिए इसके कमजोर पड़ जाने से ही ये अस्थायी नहीं हो पाती। बस यही अकेल हमें बताना है ना? यही, इसी को जल्दी हम लिख दें, है ना? इसी को हम जल्दी लिख दें। कॉपर आयन जो होता है ये निम्न अभिक्रिया कैसे देता है, मैंने बताया ना। जब कॉपर का, और वो कॉपर का क्या होगा? जलीय विलयन। जलीय विलयन को एक्वा लिखते हैं ना, जलीय विलयन को एक्वा लिखते हैं, है ना? एक्वा मतलब ये जलीय है ना? ये, और तथा ये कॉपर का ये एक्वा देगा और ये कॉपर का ये मजबूत, मतलब एक सॉलिड देगा, है ना? एक सॉलिड देगा ये, तो ये मजबूत ठोस देगा, ये सॉलिड ठोस देगा। तो ये यस लिखा है तो यानी इसका मतलब सॉलिड, है ना? ठोस होगा, यानी कॉपर के एक ठोस ठोस अणु देगा, है ना? तो जब ये देगा अर्थात अर्थात अतः अतः जलीय विलयन में कॉपर यानी Cu आयन की तुलना में कॉपर 2 आयन, ये आयन का अधिक अस्थायित्व उच्च, इसका अधिक अस्थायित्व उच्च ऋणात्मक के कारण होता है ना? अतः Cu2 आयन के बनने में दी जाने वाली द्वितीय आयन जलीय विलयन में Cu प्लस आयन अधिक अस्थायी Cu2 प्लस में परिवर्तित हो जाती है ना? में बदल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों? देखिए, सिंपल सी बात में एक शॉर्ट में समझ लेना। मैंने बताया था ना कि ये जितने भी आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व हैं सभी संक्रमण तत्व हैं, है ना? सभी संक्रमण तत्व हैं। अब डी ब्लॉक के तत्वों में जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D1 से D9 आएगी। पहली बार D10 आता है ना संक्रमण तत्व, डी में 10 तक आती है ना? तो D1 से D9 तक जो आती है ये सब रंगीन होंगे। ये सब क्या होंगे? रंगीन होंगे। अब D0 और D10 जिसमें आ जाएगा ये हो जाएगा रंगहीन, है ना? कक्षा 10 में खूब अच्छी तरीके से पढ़े होगे इसे, है ना? जिन जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी उपकोष में जाता है वो सभी संक्रमण तत्व होते हैं। इसीलिए संक्रमण तत्व वाले यौगिक जो जिसमें डी ब्लॉक के आते हैं सब डी ब्लॉक में रखा गया है। मैंने बताया हूं ना कि डी ब्लॉक वाले तत्व को डी ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, या ब्लॉक वाले को या ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, है ना? क्योंकि आखिरी उपकोष में डी ब्लॉक में जाते हैं इसलिए इनको डी ब्लॉक का कहा गया है।
अब डी ब्लॉक में जो तत्व हमारा D1 से D9 होते हैं ये रंगीन होते हैं, और जो D0 D10 से तक होते हैं ये इनको कहते हैं रंगहीन, है ना। यहाँ वाह कर दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वाह कर दो और ये से कर दो, है ना। ये से मतलब D1 से D9 तक जो आएगा ये हो जाएगा रंगीन, और D0 व D10 जिसमें आएगा वो क्या होगा, रंगहीन। ये बात समझ गए ना। अब इसी को हम थोड़ा थ्योरी लिख दें। अब देखिए यही चीज कि जो तत्व डी उपकोष में आते हैं डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व होते हैं, बता दिया, है ना। तथा D0 व D10 के तत्व रंगहीन तथा D1 से D9 तक रंगीन तत्व हैं। इसको याद रखना, यही मेन है ना। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मान लीजिए एग्जाम हॉल में तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये तत्व रंगहीन है या रंगीन है, खास करके ये कक्षा 10 वाले चैप्टर में, कक्षा 10 की क्लास में, क्लास 10 की क्लास में मैंने खूब अच्छी तरीके से समझाया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे, अब उसमें पूछा जाता है कि कौन सा रंगीन है कौन सा रंगहीन है ना। तो इसको ध्यान देना इस बात को, है ना। तो ये तो कई बार तुम पढ़ भी लिए हो, तुम्हारे टीचर बताए भी हैं। डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करके डी कक्षक में चले जाते हैं, जो अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। इसीलिए इसीलिए इसलिए इसलिए संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। समझ गया इस बात को, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला प्रश्न बताएं। अब अगला प्रश्न है कि पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि कह रहा है। तो जब खनिज क्या MnO2 को, जब MnO2 को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बता दिया हूं ना पोटेशियम मैग्नेट बनाने में, है ना। जब खनिज को यानी MnO2 को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है ना। इसको खूब अच्छी तरीके से समझा दिया हूं। पहले हम रिएक्शन लिख दें, डिफिनीशन खुद बनाओ, अपने आप बनाओ, नंबर पाओ, दमदार बनाओ, है ना। कैसे कह रहा है कि जब MnO2 के OH की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसको कहते हैं पाइरोल्यूसाइड खनिज। इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट और जल प्राप्त होता है। देखो अपने आप बनाओगे ना, बहुत सरल है। क्या करोगे, जब पूरा लिख दिया हूं, जब पाइरोल्यूसाइड खनिज को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट तथा जल प्राप्त होता है। फिर तथा जब पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन की, कहने का मतलब है जब पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो जब पोटेशियम यानी K2MnO4 को क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो KMnO2 प्लस K, यहां आ गया K
के Cl, पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोराइड है ना, और हाँ हाँ है ना 2KCl। तो कहने का मतलब है कि फिर से एक बार समझ लो कि जब पाइरोलियोसाइड खनिज को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु की अनुपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो या गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट तथा जल प्राप्त होता है, तथा जब पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन की उपस्थिति में या क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो पोटेशियम पर मैग्नेट तथा पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात? अब इसके गुणधर्म यहां पर यही लिख देगा। हाँ गुणधर्म, यहां भौतिक गुणधर्म हो जाएगा। गुणधर्म, पहला भौतिक गुणधर्म, पहला यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर सेकंड, यह गहरे बैगनी रंग का पदार्थ है। यह जल में विलेय तथा जलीय विलयन में, या जल में तो विलेय है लेकिन जलीय विलयन में तथा जलीय विलयन में गुलाबी रंग है ना। अब ये तो एक बात बताओ, इसमें धात्विक चमक होती है ना। इतना 3-4 भौतिक गुण लिख लो। फिर इसके बाद रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में क्या? तापीय प्रक्रिया। जब पोटेशियम परमैंगनेट को 240 यानी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट तथा पाइरोलियोसाइड खनिज प्राप्त होता है ना। तो ये हो गई। फिर इसके बाद उपयोग में लिख लोगे। इसका उपयोग प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, कुआं और तालाब में जल शुद्धिकरण के रूप में किया जाता है, और घाव को धोने में किया जाता है ना। इसके बाद अगर ये लिख लियो तो इसके बाद इस प्रश्न में कह रहा है का संरचना सूत्र। देखो अगर तुम्हें लिखने में नहीं आ रहा है कुछ तो एक बात बताओ, ये मैग्नीशियम है ना, तो ये यमन है ना। यमन में ओ अब ये भी डबल ऑक्सीजन का डबल होगा है ना। ये कर देना है ना, ये प्रक्रिया कर दोगे। यही है भैया तुम्हारा संरचना सूत्र है ना। समझ गए? संरचना सूत्र यही है तुम्हारा है ना। इसको कई बार बता दिया हूं, नहीं पिछले वाले वीडियो में जाकर इसका पूरा लिखा हूं कि परमैग्नेट के लिए कैसे होता है, मैग्नेट के लिए क्या होता है, आराम से समझ जाओगे है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला प्रश्न बताएं। देखिए अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी कह रहा है कि लैंथेनाइडों द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। लैंथेनाइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए
कि लैंथेनाइड को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड को दुर्बल मृदा तत्व। लैंथेनाइड को दुर्बल मृदा तत्व कहते हैं ना, है ना? लैंथेनाइड को क्या कहते हैं? दुर्बल मृदा तत्व। और ये कहां से कहां तक होता है? लैंथेनाइड एल से एल यू तक होता है ना। और दूसरा इसको कहते हैं एक्टेनाइड को। लैंथेनाइड को एल ए से व्यक्त करते हैं, एक्टेनाइड को एसी से व्यक्त करते हैं, है ना। अब इसे कहते हैं प्रबल मृदा तत्व, है ना। ये होता है एसी से एलआर तक, है ना। ये चीजें, अब एक चीज तो जानते हो कि ये संक्रमण तत्व में आते हैं, है ना, संक्रमण तत्व में आते हैं, लेकिन इनके गुण, इनके सभी गुण एल ए तक एक ही गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व भी कहा जाता है। अब लैंथेनाइड में जो इनकी त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का क्रम है, ये घटता हुआ होता है ना। आयनिक क्रम जो इनका जो लैंथेनाइड से लेकर के आगे बढ़ता है, तो ये इनका आयनिक त्रिज्या घटते क्रम में होता है ना। इनके आयनिक त्रिज्या में कमी होने के कारण, होती है, जिनके कारण इन्हें लैंथेनाइड संकुचन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड संकुचन भी कहा जाता है। आयनिक कमी के कारण, इन्हें क्या कहते हैं? आयनिक कमी के कारण इन्हें, है ना, इन्हें लैंथेनाइड संकुचन भी कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन भी कहते हैं, इन्हें संकुचन भी कहते हैं, संकुचन भी कहते हैं। समझ गए ना इस बात को? अब इसी लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनकी जो अवस्थाएं होती हैं, ये इनकी अवस्थाएं, सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है ना। सीरियम से ल्यूटीशियम का एलयू तक 14 तत्व होते हैं। मैंने बताया ना 14 होते ही हैं, है ना। 14 तत्व होते हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं। ये 14 तत्व जो भी, चाहे लैंथेनाइड हो जाए, चाहे, अब चूंकि यहाँ लैंथेनाइड ही पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम लैंथेनाइड ही बता रहे हैं। थोड़ा सा तुम्हें बता दिया कि प्रबल मृदा तत्व इसमें भी 14 होते हैं, एक्टिनाइड में भी, है ना। एक्टिनाइड में भी 14 होते हैं, लेकिन हमें लैंथेनाइड ही बताना है, ज्यादा इधर उधर ना करें, है ना। जो अधिक क्रियाशील होते हैं और ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती लैंथेनाइड, ध्यान देना, है ना। ये और सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव तत्व भी इसी में पाई जाती हैं, इसी के कारण, है ना, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनान का जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके आगे 4F1 से 14 5D07 6S2 होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिखेंगे ना, तो वो तुम तैयार नहीं कर पाओगे, यही तुम देख लेना, और इसका जो होता है फिर इसके बाद ये बहुत आसान हो जाती है इस तरह, समझ गए ना। फिर इसके बाद, अतः इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 होती है, लेकिन +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ठोस यौगिक में होते हैं, है ना। यही बस तुम्हें इतना करना है, इतनी बात समझ गए ना, है ना। इसको एक बार फिर से दिमाग में भर लेना कि लैंथेनाइड में इसे दुर्बल मृदा तत्व कहते हैं। दुर्बल मृदा तत्व या इसे इसकी आयनिक कमी के कारण, क्योंकि दुर्बल तत्व क्या होता है, जिस तरह इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना, आयनिक त्रिज्या घटती है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से 58 के बाद 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, जितना 14 जोड़ने के बाद 71, 72 आए ना, फिर इनकी आयनिक त्रिज्याएं घटती है। इन्हीं आयनिक त्रिज्याएं घटने के कारण इन्हें संकुचन भी कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन भी कहते हैं, है ना। अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इसमें सीरियम, लैंथेनाइड के बाद सीरियम ही है ना, सीरियम से ल्यूटीशियम तक 14 तत्व होते हैं। मैंने बताया है कि 14 या 15, लैंथेनाइड को भी जोड़ लोगे
15 हो जाएगी, है ना। मैंने एक मोबाइल नंबर बताया था ना, क्या 28881832, है ना। और फिर उसके बाद यस में 2, पी में 6, डी में 10 और डी में सॉरी एफ में 14, या इसे करके मैंने बताया था 14 या 15, है ना। ये बताया था ना 14 या 15। 15 कब होगा, जब लैंथेनाइड को भी जोड़ लोगे। यहां कह रहा है सीरियम से ल्यूटीशियम तक 14 तत्व हैं, लैंथेनाइड को जोड़ लोगे तो 15 तत्व हो जाएंगे। तो लैंथेनाइड से पीरियोडिक टेबल में देख लेना, है ना। जो आयनिक क्रियाशील होते हैं ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, समझ गए। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं 3 होती है, लेकिन +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ठोस यौगिक देते हैं। समझ गए इस बात को। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला बताएं।